नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर के सॉल्यूशन की क्रम में आज पार्ट 5 प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, इस पार्ट में हम शेष रहे 20 क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि छिपी बेरोजगारी का अर्थ है। तो दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो कार्यक्षमता श्रमिक में होती है वह अपनी कार्यक्षमता के अनुसार जो उसकी उत्पादकता है वो प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, छिपी बेरोजगारी में जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या नेगेटिव प्राप्त हो जाती है तब उस समय हम उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो जब यदि कृषि फॉर्म में यदि श्रमिक लगाया जाता है, लेबर लगाया जाता है, तो उससे जो सीमांत उत्पादकता है वो 0 प्राप्त होती है। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है यदि लेबर की शून्य हो या ऋणात्मक हो तब उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मूल्यवर्धी विधि की सहायता से यानी वैल्यू एडेड मेथड से राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए निम्न में से क्या शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मूल्यवर्धी विधि जब उत्पाद विधि को हम अध्ययन करते हैं तब उसमें मूल्यवर्धी विधि को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मूल्यवर्धी विधि को काम में लिया जाता है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए, तो इसमें क्या शामिल किया जाता है पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ स्वामी द्वारा निजी इस्तेमाल मकान का अनुमानित किराया। तो दोस्तों, जब व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो उसमें जो हम खुद के जो मकान में जब रहते हैं तो उसका अनुमानित किराया भी अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय के जब आकलन किया जाता है तो उसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड जो ऑप्शन है स्वयं उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं का अनुमानित मूल्य। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो अनुमानित मूल्य है उसको भी अनुमान लगाया जाता है। तो जो दोस्तों, जैसे कि एक किसान अपने खेती करता है, तो जब खेती करता है तो उस समय जितना भी जो अनाज का उत्पादन होता है उसमें अपने लिए जो उपभोग है वो कुछ बचा के रखता है। तो दोस्तों, जो वह बचाकर अपना जो उपभोग के लिए जो बचाकर रखता है वह भी राष्ट्रीय आय के एस्टिमेशन में लगाया जाता है, क्योंकि वह भी एक फैक्टर के द्वारा जो प्रोडक्शन है उसको शो करता है। तो इसलिए स्वयं उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं का जो अनुमानित मूल्य है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जो सी ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध उत्पादन आय, तो दोस्तों यह NFIA कहलाता है। NFIA भी क्या है, जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं उसमें NFIA भी ऐड होता है। तो दोस्तों, ये तीनों सही है। दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन की बात करें मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, तो दोस्तों मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है और राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी A, B और C ऑप्शन यानी फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मध्यवर्ती जो उपभोग मूल्य है आपने पढ़ा होगा कि जब उत्पाद विधि के द्वारा जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब किसान बाजार से जब बीज खरीदता है तो मान लीजिए 50 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। दोस्तों, जब वह खेती करता है और गेहूं का उत्पादन करता है और उसे मार्केट में यदि आटा चक्की को यदि वह 100 रुपये में वह बेचता है, तो दोस्तों जो 50 रुपये उसने बीज के रूप में लिए वो 50 रुपये, फिर इसमें हम ऐड करते हैं जो वैल्यू एडेड के आधार पर कि उसने 100 रुपये में बेचा और 50 रुपये उसकी लागत थी, तो यहाँ 50 रुपये उसने अपने सर्विस के चार्ज वसूल किए। अब यहाँ जब आटा चक्की के पास में जाके आटा बनता है तो वह मान लीजिए 130 में ब्रेड बनाने वाले को वह बेच देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस आटा चक्की वाले ने 30 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है, तो यहाँ 30 रुपये नेशनल इनकम में काउंट होता है, न कि ये 130 काउंट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक आगे क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है कि यहाँ पर जो मूल जो उपभोग है उसको लिया जाता है, न कि जो मध्यवर्ती उपभोग। जैसे यहाँ हम 100 रुपये ले रहे हैं तो इसमें ये 50 रुपये इंक्लूड है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य नहीं लिया जाता है।
दोस्तों जब नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सब चीज़ों को वापस से अध्ययन करेंगे। यहाँ एक पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था की निम्न जानकारी के आधार पर कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है 50 + 0.8 YD और T दिया हुआ है 0.25, गुणांक का मूल्य निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर यदि हम सॉल्यूशन देखें तो दोस्तों यहाँ पर यदि सिंपल मल्टीप्लायर यदि पूछा जाता तो दोस्तों फॉर्मूला हो जाता 1 - b। पर दोस्तों यहाँ पर टैक्स रेट दी हुई है 0.25, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा +BT, 1/1 - b + BT। तो दोस्तों वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो 1/1 - b ब्रैकेट में 1 - t होता है। तो दोस्तों जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ -b +1 से मल्टीप्लाई होके -b बन जाएगा और -b -t से मल्टीप्लाई होके प्लस का BT बन जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा जो फॉर्मूला है 1/1 - b + BT, इसमें हम यदि वैल्यू रख देते हैं तो दोस्तों जो b है वो MPC को डिनोट करता है। यहाँ पर जो MPC है वो 0.8 दी हुई है। तो दोस्तों 1/1 - 0.8 प्लस 0.254 इंटू 0.8, जब 0.8 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 0.2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 0.2। दोस्तों यहाँ पर जब हम वैल्यू जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0.4 शेष रह जाएगा। 0.2 प्लस है तो ये 1.02 हो जाएगा और 1.02 में से माइनस के 0.8 यदि हम माइनस करते हैं तो 0.4 शेष रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिंदी हट जाएगी तो यहाँ पर 8 ऊपर शून्य लगा देंगे। यहाँ पे 10/4 है यानी 5/2, तो यहाँ 2.5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो 2.5 यानी सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लायर वो भी बहुत 2 क्वेश्चन अपने यहाँ देखने को मिले इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आंसर राइट है वो 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें हम तो यहाँ पर पूछा गया है कि केन्स के मॉडल में उपभोग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों केन्स के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसमें उपभोग का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जब कंजप्शन फंक्शन के बारे में जब अध्ययन करते हो जो केन्स के द्वारा दिया गया है तो उसमें आय का स्तर, कीमत संभावना, उपभोक्ता प्राथमिकताएं, ब्याज की दर। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपभोक्ता जो खर्च करता है उसमें आय का स्तर, कीमत संभावना और ब्याज की दर, इन 3 चीज़ों पर वो उन्होंने डिपेंडेंट बताया है। तो दोस्तों ये पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ABD ऑप्शन सही है और इसमें C ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर केन्स का जो मॉडल है यानी कंजप्शन फंक्शन से UGC लेवल के जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। और साथ ही साथ जितने भी इकोनॉमिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, क्योंकि वैसे तो माइक्रो और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है। तो इसमें RBI का जो कार्य नहीं है उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। तो IMF के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ कार्य संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि RBI है वो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। तो यह अदर जो कंट्री के सेंट्रल बैंक है उनके साथ में IMF के सदस्य देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ में कार्य संबंध स्थापित करने का काम करता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करेगा वो RBI करता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। उद्यमियों को धन उधार देना, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसको RBI डायरेक्ट उधार नहीं देता है। तो दोस्तों जब इंडस्ट्री को उधार की आवश्यकता होती है तो वो बैंकों के पास में जाती है, न कि RBI के पास में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो केंद्र व राज्य सरकारों के जमाओं को स्वीकार करना। तो दोस्तों बिल्कुल RBI है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जमाओं को स्वीकार करती है।
और यहाँ फोर्थ ऑप्शन विदेशी प्रतिभूतियों से संबंधित कार्य करना, तो ये भी राइट ऑप्शन है। पर यहाँ जो पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो सेकंड जो आंसर है वो हो जाएगा उद्यमियों को उधार देना। तो दोस्तों आरबीआई उद्यमियों को उधार नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें, यहाँ पर पूछा गया कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषताएं नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य विशेषता नहीं पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आय वितरण में विषमताएं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जो आय है उसमें जो विषमताएं विद्यमान थी। कृषि में क्षेत्र का दबदबा, तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र का बोलबाला था। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, तो दोस्तों आपको पता है कि खाद्यान्न में जब आत्मनिर्भर नहीं थे, हम विदेशों से आयात करते थे और अमेरिका है उसमें सबसे बड़ा रोल था। तो दोस्तों यहाँ पर जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता है वो हम हरित क्रांति के बाद में ले पाए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है, तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हमारे पास में नहीं थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, अप्रैल 2014 के बाद आरबीआई अपने ज़्यादातर नीतिगत निर्णय मुद्रास्फीति की किस सूचक या इंडेक्स का प्रयोग कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 के बाद में आरबीआई वो सीपीआई को आधार मानकर वो काम करती है। तो दोस्तों पहले औद्योगिक श्रमिक सीपीआई को काम लिया जाता था। वैसे तो जो मुद्रास्फीति है उसको डब्ल्यूपीआई सीपीआई और औद्योगिक श्रमिक सीपीआई और कृषि श्रमिक सीपीआई के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों जो नीतिगत निर्णय की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे, ये जब गवर्नमेंट या आरबीआई जब अपनी नीतिगत निर्णय लेती है तो वो अब सीपीआई को आधार मानकर काम करना शुरू कर दिया है अप्रैल 2014 के बाद में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर पूछा गया चीन और भारत के द्वारा आर्थिक सुधार क्रमशः कब लागू किए गए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत में तो 1991 को आर्थिक सुधार किया गया था, जिसमें एलपीजी वो लाया गया था। तो एलपीजी नीति के माध्यम से जो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व थे वो 3 दिन के रिजर्व कोर्स बचे थे। तो दोस्तों यहाँ पर 1991 में जो सुधार किए गए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय जो सुधार किया गया उस सुधार 1991 में जिसको हम आर्थिक सुधार कहते हैं। तो दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार वो 1991 में हुआ था और चाइना में जो सुधार है वो 1978 में ही हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, ये चीन और भारत से रिलेटेड आर्थिक सुधारों से रिलेटेड दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया गया है पीएम गति शक्ति एक ढांचा विकास समन्वय प्लेटफॉर्म है। पीएम गति शक्ति 7 ढांचा संबंधी इंजनों द्वारा बढ़ रही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि दोनों सही है, दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि दोनों सही है। तो दोस्तों मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चनों में या तो दोनों गलत होते हैं या दोनों सही होते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के दोस्तों इनको सही किया जा सकता है। हालांकि पीएम जो गति शक्ति योजना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगामी जो जितनी भी एग्जाम होने वाली है उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के भी यदि पेपर्स होते हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये करंट में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की प्रचलित वाटरफॉल नीति संबंधी दृष्टिकोण को बारबेल व्यूह रचना के पक्ष में त्याग दिया गया है। सेकंड बी ऑप्शन है, यह नीतिगत निर्णय वास्तविक काल सूचनाओं के आधार पर नीतियों में परिवर्तन समायोजन हेतु किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर भारत की प्रचलित वाटरफॉल नीति संबंधी योजना तो बोरबेल व्यूह रचना में के पक्ष में त्याग दिया गया है।
तो ये बताने का प्रयास है कि जो वाटरफॉल नीति संबंधी दृष्टिकोण है उसको बोरवेल व्यूहरचना के अंतर्गत वो उसका त्याग कर दिया गया है। यहाँ पर जो बी जो अपना स्टेटमेंट है वह नीतिगत परिवर्तन वास्तविक काल सूचनाओं के आधार पर नीतियों में परिवर्तन समायोजन हेतु किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सही है, और यहाँ देखो ए ऑप्शन में दिया गया कि ए सही है परंतु बी गलत है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ बी सही है परंतु ए गलत है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कथन सही है। यहाँ बी कथन ए की सही व्याख्या है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं, और जो बी कथन है ये वाला ए कथन की सही व्याख्या करता है। ए और बी एक दूसरे के विरोधाभासी है। तो दोस्तों जब ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों कथन विरोधाभासी दिए गए हैं या दोनों कथन कारण और तथ्य के आधार पर दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है बी कथन ए कथन की सही व्याख्या करते हुए देखने को मिलता है। पर यह जरूरी नहीं कि ऐसा जरूरी हो। तो कई बार होता है वो एक दूसरे के विरोधाभासी हो सकते हैं, कई बार हो सकता है कि ए सही हो सकता है और बी गलत हो सकता है। पर इस क्वेश्चन के आधार पर देखें तो बी कथन ए कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहां पूछा गया है सन 2022-23 के बजट के अनुसार अमृतकाल की 4 प्राथमिकताएं हैं। तो दोस्तों अमृतकाल की जो 4 प्राथमिकताएं हैं उसमें इन्होंने बताया कि जो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश के लिए वित्त प्रबंधन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि 2022-23 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें अमृतकाल की जो 4 प्राथमिकताएं बताई गई थी, आपने यदि देखा होगा तो हेडिंग ये ऊपर ही थी, पीएम गति शक्ति योजना, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश के लिए वित्त प्रबंधन की बात की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का सीधा तरीका पूछा गया है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति का जो सीधा तरीका है वो नकद जमा अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मौद्रिक नीति का सीधा तरीका है, राइट आंसर हो जाएगा नकद जमा अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर जब मौद्रिक नीति आरबीआई अपनाती है तो उसमें नकद जमा अनुपात है, उनके पास में डायरेक्ट संसाधन है जिसके आधार पर वह बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, तरलता समायोजन सुविधा और रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट तरीका नहीं है, नकद जमा अनुपात वो डायरेक्ट तरीका है। दोस्तों यदि यहाँ रेपो रेट यदि आती तो रेपो रेट भी क्या हो जाता, डायरेक्ट तरीका हो जाता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ वाणिज्यवादी विचार के अनुसार जो व्यापार है दोस्तों, तुलनात्मक लाभ का खेल, ऋणात्मक जमा खेल, शून्य जमा खेल और धनात्मक जमा खेल। तो दोस्तों वाणिज्यवादी जो विचारधारा है उसका जो व्यापार है यहाँ पर शून्य जमा खेल का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वाणिज्यवादी विचारधारा क्या है, तो दोस्तों वाणिज्यवादी जो विचारधारा है वो व्यापारी वर्ग के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करती है, जिसमें वह बताती है कि एक कंट्री को सोने, चांदी, महंगी जो धातुएं हैं उनका तो आयात करना चाहिए, और जो प्राइमरी गुड्स हैं या वस्तु है उनका एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो इंपोर्ट हम करते हैं वो इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए, और इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो किसका करना चाहिए, सोने चांदी का। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात करते हैं कि जब क्योंकि पुराने जो टाइम में जब युद्ध चल रहे थे उस समय उन सोने चांदी का जो महत्व था वो बहुत ही अधिक था। यदि वर्तमान समय में देखें तो सोने का महत्व भी अधिक है, सोना चांदी का जो महत्व है वो भी अधिक है। तो यहाँ वाणिज्य विचारधारा के अनुसार जो इन्होंने बात रखी थी कि यहाँ पर
सोने चांदी का या बहुमूल्य जो धातु है उसका है वो आयात करना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने बल दिया। और जो निर्यात करना चाहिए वो किसका करना चाहिए, वो प्राइमरी गुड्स का करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने बात कही थी कि निर्यात की जो वैल्यू है वो तो अधिक होनी चाहिए और आयात की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, यानी इन्होंने अनुकूल व्यापार शेष की बात की है। दोस्तों कौन से व्यापार शेष की बात की है, यहाँ पर अनुकूल व्यापार शेष की बात की है। अब दोस्तों इन्होंने देखो यहाँ ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये अनुकूल व्यापार शेष की तो बात करता है, यानी यहाँ पर प्लस की बात करता है कि हमारे निर्यात की वैल्यू वो प्लस में होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए आयात वैल्यू से। तो यहाँ पर जो इन्होंने शून्य जमा खेल है ये खेल थ्योरी के आधार पर आधारित है। तो अलग से हम खेल सिद्धांत पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो शून्य जमा खेल है वो यह बताता है कि जो अनुकूल व्यापार शेष है तो उसके आधार पर शून्य जमा खेल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें, निम्न में से कौन सा WTO समझौता सभी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के व्यापार को शामिल करती है, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गेट्स या PTA। तो दोस्तों यहाँ पर जो गेट्स है, WTO समझौते सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाओं को जो शामिल करती है वह गेट्स के अंतर्गत ही शामिल कर लिया जाता है। तो जो दोस्तों गेट्स के स्थान पर जब WTO को स्थापना हुई थी तो यहाँ पर GATT है ना, गेट के स्थान पर जब WTO की स्थापना हुई थी तो उसमें पहले से ये गेट्स है वो शामिल था और यह अंतर्राष्ट्रीय जो सेवा है उनके व्यापार से संबंधित था। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें, भारत निर्माण योजना के घटक के संदर्भ में कौन सा सही है। तो दोस्तों ग्रामीण आवास, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण रोजगार। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा A, B और C सही है, D यहाँ पर ग्रामीण रोजगार की बात है नहीं होती है। जब भारत निर्माण योजना की बात आती है उस समय ग्रामीण आवास, ग्रामीण टेलीफोन और ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यदि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है दोस्तों। इसको लेकर मैंने पहले ही आपको वीडियो लेकर आ गया था मैं, जिसमें बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो 1945 है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1944 में मानी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज है 1944 या 1945, तो मैं इसके लिए मैंने एविडेंस भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पर जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की उसमें पहला ऑप्शन है वो गलत माना है। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 ये सम्मिलित नहीं है, यानी 1944 है वो माना गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1944 है। तो यहाँ गलत हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें, मुद्रा के उद्गम कालक्रम के आधार पर धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, कागज मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि धातु इनके क्रम के आधार पर देखें तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि सबसे पहले धातु है वो जो वस्तु मुद्रा है वो प्रचलन में थी। दोस्तों पहला जो होगा वो वस्तु मुद्रा के रूप में, यानी गुड्स एक्सचेंज के रूप में, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो दोस्तों ऑप्शन है, बाद में जब वस्तु विनिमय में जब कठिनाई उत्पन्न हुई तब हमने धातु मुद्रा के रूप में है वो स्वीकार करना शुरू किया। फिर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों कागज मुद्रा, और फिर आ जाएगा प्लास्टिक मनी। जो आप ATM कार्ड लेके घूमते हो उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो देखो ऑप्शन में देखो यहाँ जो वस्तु मुद्रा है अपना सेकंड ऑप्शन है, धातु मुद्रा है वो फर्स्ट ऑप्शन है, कागज मुद्रा वो थर्ड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ थर्ड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु व सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वस्तु है उसको वस्तु व सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेट्रोलियम जो उत्पाद है उसको
बाहर रखा गया है और बीमा उत्पाद और जो खाद्य तेल है वो इसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी को बाहर रखा गया, बाकी उसमें शामिल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित देशों में कौन शंघाई सहयोग संगठन एसओसी का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जापान है उसका सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जापान। भारत, चाइना और पाकिस्तान एसओसी के सदस्य हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सेंसेक्स 30 शेयरों का सूचकांक का है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है, शेयरों के फ्यूचर्स तथा ऑप्शंस का कारोबार भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेंसेक्स 30 शेयरों का सूचकांक है। तो दोस्तों जो सेंसेक्स है वो 30 शेयरों का सूचकांक है और सबसे पुराना जो है वो बीएसई का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पुराना है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की शेयर के फ्यूचर्स ऑप्शंस यानी एफओ जो ऑप्शंस में कारोबार करते हैं तो भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ राइट जो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन ए और बी सही है, बाकी गलत है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस केवीएस में इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस का आंसर्स प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि इन वीडियो के माध्यम से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, फोर्थ, 5 में हमने जितने भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दीजिए दोस्तों। यदि इनमें फिर भी यदि आपको कोई डाउट यदि नज़र आता है और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन में और एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर आपके जो डाउट्स है जिसमें आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसका आंसर है वो विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा दोस्तों। आईएमएफ के क्वेश्चंस को लेकर भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उसमें कन्फ्यूजन थी, जिसको हमने विथ रेफरेंस बुक के आधार पर हमने उनको आपको दिखाया है, अलग से वीडियो में लेकर आया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि कोई विशेष टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके आधार पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप के लिए सहयोग आपको प्रदान किया जा सके। धन्यवाद।